हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर जो है माइकोलॉजी का पेपर, उससे संबंधित अपना टॉपिक है। और टॉपिक कौन सा है? एल्बुगो की लाइफ साइकिल। इससे पहले कि हम ये टॉपिक शुरू करें, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन लोगों ने ये चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपके पास में तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारी कोशिश रहती है कि हम हर रोज़ एक नया वीडियो डालते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर से संबंधित टॉपिक का, बॉटनी के टॉपिक जो हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है माइकोलॉजी पेपर का एल्बुगो की लाइफ साइकिल। नाउ इससे पहले भी हमने वीडियो बनाए हैं लाइफ साइकिल में और जनरल कैरेक्टर पढ़े थे फंजाई के, जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर दे रखे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है एल्बुगो का। और सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन या इसकी वर्गीकरण स्थिति क्या है। एल्बुगो जो है वो यू माइकोटा का सदस्य यानी सत्य कवक है ये। साथ में इसका सब डिवीज़न जो है मैस्टिकोमाइकोटिना है, इसका सब डिवीज़न। क्लास इसकी ऊमाइसिटीज है, यानी कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है वो ऊगेमस प्रकार का मिलता है, इसलिए इसकी क्लास कैसी है, कौन सी है? ऊमाइसिटीज क्लास का ये कवक है। साथ में अपन देखते हैं कि इसका जो ऑर्डर है यानी कि गण जो है वो पेरिनोस्पोरल्स है और फैमिली इसकी है एल्ब्यूजिनेसी। और ये जो जीनस पढ़ रहे हैं अपन वो कौन सा है? एल्ब्यूगो है। तो ये तो रही इसकी कौन सी सिस्टमेटिक पोजीशन या वर्गीकरण स्थिति क्या है। नाउ बात करते हैं इसकी अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी प्राप्ति स्थान और इसके वितरण की बात करते हैं। ये जो जीनस है ये अपने आप में इस फैमिली का एक मोनोटिपिक जीनस है, यानी कि एल्बुगो जीनसी जो है उसका केवल एकमात्र जीनस है जिसको इस फैमिली के अंदर इंक्लूड किया गया है। मोनोटिपिक फैमिली है ये, या जिसमें केवल एक ही जीनस होता है। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर इसकी करीब 30 प्रजातियां, 30 स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें से भारतवर्ष के अंदर इसकी करीब 17 स्पीसीज पाई जाती है। और ये जो कवक है ये कवक एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, अविकल्पी परजीवी। अब अविकल्पी परजीवी क्या होते हैं? अपन ने प्रीवियस वीडियो जो अपन ने कवक के जनरल कैरेक्टर जब बताए थे उनमें बताया था कि अविकल्पी परजीवी या ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि ऐसा कवक या ऐसा परजीवी जो केवल और केवल अपने होस्ट को या जो उसका पर्पोसी होता है उसको ही इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर इसको पर्पोसी नहीं मिलता है तो इसकी लाइफ साइकिल पूर्ण नहीं होती। इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी परजीवी, यानी कि जिसका और कोई विकल्प नहीं हो सिवाय परजीविता के। ठीक है, पैरासिटिज्म के अलावा जिसका और कोई विकल्प नहीं हो, तो ये कैसा है? एक अविकल्पी परजीवी है। देन ये करीब आवर्त बीजियों के 63 जो जीनस है और 241 स्पीसीज को इन्फेक्ट करता है। अनुमानतः है इसका जो एक आंकड़ा है वो क्या है कि करीब 63 जीनस, एंजियोस्पर्म के करीब 63 जीनस और 241 स्पीसीज जो है इन जीनस में मिलने वाली उनको ये इन्फेक्ट करता है। जिसमें से भी अपन देखते हैं कि ब्रेसिकेसी जो है वो इसकी मेन फैमिली है। इसके अलावा भी कुछ और फैमिलीज के अंदर अपन देखते हैं, जैसे अगर अपन बात करें एमरेंथेसी है, पॉर्चुलेकेसी है, एस्ट्रेसी है, कॉन्वोल्वुलेसी है या चीनोपोडेसी है, इनमें भी ये रोग उत्पन्न करता है। लेकिन इसका जो एक कॉमन नाम जो है वो इसका कॉमन नाम कौन सा है? वाइट रस्ट, या हिंदी में बोलेंगे श्वेत किट। वाइट रस्ट या श्वेत किट रोग जो है, और किट रोग किसको बोलते हैं? इसमें पाउडर जैसी संरचना बनती है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ एपिडर्मिस के ऊपर पाउडर जैसी संरचना बनती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? किट या रस्ट बोलते हैं। ठीक है, और कैसी रस्ट है ये? वाइट रस्ट, क्योंकि जो पाउडर बनता है वो कैसा होता है? वाइट कलर का होता है, इसलिए इसको वाइट रस्ट जो है कॉमन नाम से भी जाना जाता है। और ये जो वाइट रस्ट वो है ये सबसे ज़्यादा जो अगर अपन भारतवर्ष में देखें तो ब्रेसिकेसी फैमिली जो अपनी फसली पादप है, जैसे सरसों की खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जाती है, ब्रेसिकेसी फैमिली का पादप है,
और सरसों की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। तो आर्थिक महत्व का पौधा है, अपने पास में ऑयल क्रॉप है ये सरसों, और उसके ऊपर ये रोग उत्पन्न करता है। कौन सा? श्वेत कीट रोग उत्पन्न करता है। इसलिए ये आर्थिक रूप से भी क्या है, इसका महत्व काफ़ी बन जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक क्रॉप को भी क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा इसके अंदर अपन देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जो है स्पेशलाइजेशन मिलता है। अब फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि ये भले ही ऑब्लिगेट पैरासाइट है, लेकिन उसमें भी ये स्पीसीज और जीनस स्पेसिफिक हो सकता है। क्या मतलब है? जैसे ब्रेसिकेसी फैमिली का है, लेकिन ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर सरसों के अंदर रोग करने वाला मूली के अंदर रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, जबकि दोनों ही जीनस कैसे हैं, एक ही फैमिली के हैं। इसका मतलब इसका जो परजीवी जो रेंज है या पैरासिटम रेंज है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। क्यों स्पेसिफिक है? क्योंकि हर जीनस के अकॉर्डिंग इसमें फिजियोलॉजिकल या कार्यकी रूप से विशिष्टता पाई जाती है। इसका मतलब इसके जीनस तो एक ही, जैसे एल्बुगो की बात कर रहे हैं अपन, एल्बुगो जो है वो जीनस तो एक ही, स्पीसीज भी एक ही, जैसे एल्बुगो कैंडाइडा है। अब एल्बुगो कैंडाइडा क्या करता है? व्हाइट रस्ट रोग उत्पन्न करता है ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर। लेकिन एल्बुगो कैंडाइडा एक जीनस और एक स्पीसीज तो है, लेकिन साथ में इसके कुछ अलग अलग स्ट्रेन होते हैं प्लांट के जीनस के अकॉर्डिंग। जैसे ब्रेसिकेसी का भी अपन ने बताया कि सरसों में रोग क्या उत्पन्न करेगा, एल्बुगो कैंडाइडा ही करेगा। इसी तरह से मूली के अंदर भी एल्बुगो कैंडाइडा ही करेगा, लेकिन दोनों के अंदर स्ट्रेन अलग अलग होंगे उसकी, या उपजातियां अपन कह सकते हैं, ये उपजातियां अलग अलग होगी। यानी कि सरसों में करने वाला एल्बुगो कैंडाइडा मूली के अंदर रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर उसकी सब स्पीसीज अलग होते हैं। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन या फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। हालांकि आकारिकी रूप से मॉर्फोलॉजिकली इनको बाहर से देखकर नहीं कह सकते कि कौन सी उपजाति किस में रोग उत्पन्न करेगी, यानी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन इनमें फिजियोलॉजिकल विशेषता पाई जाती है, जिसके कारण ये केवल और केवल स्ट्रिक्टली अपने होस्ट को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट तो ऑलरेडी था ही था, लेकिन उसके अंदर भी अपन देखें कि स्ट्रिक्टली केवल एक या दो जीनस को ही ये क्या कर सकता है, रोग उत्पन्न कर सकता है। देन अगर अपन बात करें और भारतवर्ष के अंदर इसकी जो और स्पीसीज है कौन कौन से, एल्बुगो कैंडाइडा तो है ही है, इसके अलावा अपन देखते हैं कि एल्बुगो ब्लीटाई है, पोर्चुलेकाई है, इवोल्वुलाई है, मैसुरेंसिस है, या टेट्रापोगोंसिस है, मोलुजिनेसिस है। ये इसकी कुछ और स्पीसीज भी पाई जाती है जो कि मोलुजिनेसी फैमिली के प्लांट है, पोर्चुलेकेसी फैमिली के प्लांट है, इनके अंदर रोग उत्पन्न करती हैं। तो ये तो हुआ कौन सा, इसका अक्रेंस का। देन थैलस स्ट्रक्चर की बात करें अपन कि इसका थैलस स्ट्रक्चर कैसा है, तो थैलस के अंदर अपन देखते हैं कि इसके जो हाइफी होते हैं, कवक सूत्र जो हैं वो कवक सूत्र एसेप्टेट होते हैं। इससे पहले भी अपन ने पाइथियम पढ़ा था जो इसी सब डिवीजन का था, मैस्टिकोमाइकोटिना का ही सदस्य था। तो इसमें भी अपन देख रहे हैं कि इसके जो कवक सूत्र हैं उसके अंदर भी क्या है, सेप्टा नहीं मिलते हैं, पट नहीं मिलते हैं। इसी कारण इसकी कोशिकाओं में कई सारे केंद्रक अपन को दिखाई देते हैं। इसके अलावा चूंकि ये एक यूमाइकोटा है यानी सत्य कवक है, इस कारण इसमें सभी प्रकार के कोशिका उपांग जो है यानी कि सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या गोल्जी बॉडीज है, पेरोक्सीसोम्स है, डिक्टियोसोम है, ये सभी इसके अंदर मिलते हैं अगर अपन इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा थैलस की स्ट्रक्चर देखें। पट केवल अपन को कब दिखाई देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जब उगोनियम और एंथ्रीडियम बनती है वहीं पर अपन को पट दिखाई देते हैं। तो ये इसकी कॉमन स्ट्रक्चर एक नॉर्मल यूमाइकोटा या सत्य कवक जैसी है। रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में देखें तो इसके अंदर ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट जो है, तेल बूंदिकाएं, वो इसमें रिजर्व्ड फूड मटेरियल की तरह दिखाई देती है। नाउ अपन इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, लाइफ साइकिल की बात करें अपन इसके, तो लाइफ साइकिल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, रिप्रोडक्शन ही आता है। पहले वाले वीडियो में अपन ने ये बताया था कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके एल्बुगो की लाइफ साइकिल का वर्णन करो तो उसमें मेनली अपन को किसका वर्णन करना पड़ता है, उसके रिप्रोडक्शन का ही वर्णन करना पड़ता है ना। रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें दो तरह का रिप्रोडक्शन मिलता है,
एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन कई बार बता चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कि किसको बोलते हैं अपन, अलैंगिक, जिसमें किसी प्रकार के युग्मक नहीं बनते, लेकिन जो जीव द्रव्य होता है वो कई सारे समसूत्री विभाजनों के द्वारा स्पोर्स के अंदर बदल जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट कैसा है उसका। अगर सूटेबल एनवायरनमेंट है, सूटेबल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर लो है, 10 डिग्री तक है, 10 डिग्री तक टेम्परेचर है, और साथ में अगर पौधों के ऊपर मॉइस्चर सूटेबल अमाउंट के अंदर मॉइस्चर है या सफिशिएंट अमाउंट के अंदर उसके ऊपर नमी उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या बनाएगा, जू स्पोरेंजियम बनाएगा, चल बीजाणुधानी बनाएगा, चल बीजाणुधानियों का निर्माण करेगा। इसी तरह से अगर अपन देखते हैं कि एनवायरनमेंट अगर ड्राई है, ह्यूमिडिटी कम है, एनवायरनमेंट ड्राई है और टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर की तरफ है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या बनाएगा, कोनिडियम का निर्माण करेगा, जो कि एक प्रकार की अचल बीजाणुधानी इसको अपन कह सकते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन जू स्पोरेंजियम की बात करते हैं। अब जब अपन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर देखे पहले अगर अपन होस्ट के अंदर, जैसे यहाँ अपन ने एक सरसों की पत्ती लगा रखी है, ठीक है ना, तो बाहर की तरफ से तो अपन को कैसा दिखाई देता है ये, अगर इन्फेक्शन की बात करें तो जब पौधा संक्रमित हो जाता है तो इसका जो माइसीलियम है, कवक जाल जो है वो कैसा होता है, इंटरसेल्यूलर, अंतरकोशिकीय, ध्यान देना, अंतरकोशिकीय, अंतः कोशिकीय नहीं, इंट्रासेल्युलर की बात नहीं कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं किसकी, इंटरसेल्युलर, यानी दो कोशिकाओं के बीच में। तो जहाँ जहाँ पर कोशिकाओं के बीच में गैप होता है वहाँ पर इसका माइसीलियम जो है, कवक सूत्र लगातार वृद्धि करता है। तब ये पोषण कैसे प्राप्त करता है होस्ट कोशिका से, यहाँ देखो ये चारों तरफ होस्ट कोशिका बना रखी है और बीच में जो डॉटेड बना रखा है ये क्या है, इसका माइसीलियम है। तो इसके माइसीलियम से जगह जगह पर होस्ट कोशिका के अंदर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर, गुंडीनुमी संरचना बनती है। इस गुंडीनुमी संरचना को अपन क्या बोलते हैं, चूषकांग या हॉस्टोरिया, इंग्लिश में बोलेंगे इसको हॉस्टोरिया। यहाँ अपन ने हॉस्टोरिया को एक डिटेल में दिखा रखा है, जिसमें यहाँ पर हॉस्टोरिया की नेक होगी, अंदर की तरफ एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हॉस्टोरियल बॉडी बोलते हैं, जिसमें एक पदार्थ भरा रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये जो नॉब है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, इस नॉब लाइक स्ट्रक्चर से ही ये होस्ट कोशिकाओं से क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है, पोषण को एब्जॉर्ब करता है। अब अपन बात कर रहे थे किसकी, अभी जू स्पोरेंजियम की। तो यहाँ अपन अगर इसका काट काटें, जिस जगह पर इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन से अगर अपन काट काटें, VTS काटे, वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन, यहाँ अपन ने एक पत्ती का वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन का छोटा सा पार्ट बना रखा है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि होस्ट कोशिकाओं के बीच में सभी जगह पर इंटरसेल्युलर माइसीलियम अपन को दिखाई दे रहा है। तो एक सूटेबल अमाउंट पर जब इसका माइसीलियम पूरी वेजिटेटिव कोशिका में चारों तरफ फैल जाता है होस्ट के अंदर, और अगर कंडीशन फेवरेबल है तो उस स्थिति में ऊपर की तरफ यानी अपर एपिडर्मिस जो है, पौधे की जो अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ इसका माइसीलियम जो है एक मैट लाइक स्ट्रक्चर, यानी कई सारे जो कवक तंतु है वो समानांतर आ जाते हैं, एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर उनमें से कुछ कवक तंतु जो है या हाइफी जो है ऊपर की तरफ उठकर एक मुग्दर आकार की क्लब शेप, इंग्लिश में बोलेंगे क्लब शेप और हिंदी में बोलेंगे मुग्दर आकार। अब यहाँ मुग्दर का मतलब क्या होता है, देखो हिंदी शब्द अपन कई बार सुनते हैं, उनका अर्थ हमें पता नहीं होता। मुग्दर का मतलब क्या होता है, कभी आपने देसी अखाड़े देखें जहाँ पर जो पहलवान होते हैं लकड़ी के बड़े बड़े डंडे होते हैं जो नीचे से पतले और ऊपर से चौड़े होते हैं, और उनको हाथ में लेकर क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मुग्दर बोलते हैं। तो उसी शेप के यानी नीचे से पतले और ऊपर से चौड़े वृंत जो भी स्ट्रक्चर यहाँ बनती है, या इनको अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लब शेप स्ट्रक्चर, या हिंदी में मुग्दर लाइक संरचनाएं बनती है ऊपर की तरफ, ठीक है। और अब इनके अंदर एक विशिष्ट क्रम के अंदर, क्रम कौन सा है, तल अभिसारी क्रम, बेसीपीटल क्रम, इंग्लिश में बोलेंगे उसको बेसीपीटल क्रम,
प्रीवियस वीडियो में अपन इनको बता चुके जब जनरल कैरेक्टर पढ़े थे। बेसिपिटल क्रम के अंदर यहाँ पर क्या बनती है, जू स्पोरेंजियम बनती है। क्या मतलब होता है बेसिपिटल क्रम का? मतलब कि सबसे पहले जो स्पोरेंजियम ऊपर की तरफ एक क्या बनती है, छोटा सा आउटग्रोथ बनती है और एक गोलाकार स्पोरेंजियम बनती है जिसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब ये ऊपर की तरफ बढ़ जाती है और इसके नीचे फिर से एक नई स्पोरेंजियम बनने लगती है और ये क्रम लगातार चलता रहता है। इसी कारण से सबसे टिप की ऊपर जो स्पोरेंजियम होगी वो सबसे बड़ी होगी और सक्सेसिवली नीचे की तरफ छोटी या अपरिपक्व, छोटी या इमैच्योर स्पोरेंजियम होगी। इस प्रकार का जो क्रम होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिपिटल मैनर या तल अभिसारी क्रम। वापस बता देता हूँ, तल अभिसारी क्रम का मतलब क्या होगा। जैसे यहाँ पर मैं एक डिटेल में बता देता हूँ। ये अपने पास में क्या है, स्पोरेंजियोफोर है। अब ये जो क्लब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको क्या बोलते हैं अपन, फोर बोलते हैं। अगर इसके ऊपर स्पोरेंजियम बनी है तो स्पोरेंजियोफोर, और अगर इसके ऊपर कोनिडियम बनी है तो इसको क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर। फोर का जो एक्चुअल में मीनिंग का वर्ड है वो एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, एक स्तंभ रूपी संरचना को फोर बोलेंगे। और जैसी संरचना इसके ऊपर बनती है उसके अनुसार इसका नाम, तो स्पोरेंजियम बन रही है इसलिए स्पोरेंजियोफोर, और अगर कोनिडियम बन रही है तो कोनिडियोफोर इसको बोलेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या बनेगी, एक छोटी सी बीजाणुधानी बनेगी। फिर कुछ समय बाद में फिर नीचे से एक आउटग्रोथ होगी, इसको ऊपर की तरफ धकेल देगी और फिर से एक बनेगी, यानी कि ऊपर की तरफ धकेलनी, वो इससे थोड़ी सी मैच्योर होगी। फिर एक नीचे की तरफ से बनेगी और फिर ये दोनों ऊपर खिसक जाएंगी। इस तरह से अपन देखते हैं कि लगातार इसके अंदर क्या बनती रहती है, स्पोरेंजियम बनती रहती है। और दो स्पोरेंजियम के बीच में अगर अपन ध्यान से देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो दो स्पोरेंजियम के बीच में एक जंक्शन डिस्क होती है। दोनों के बीच में एक गैप होता है जहाँ पे एक छोटी सी डिस्क बनी होती है ताकि दोनों स्पोरेंजियम आपस में एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रहे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये लगातार इसके अंदर स्पोरेंजियम बनती रहती है। और कब बनेगी स्पोरेंजियम, ये जू स्पोरेंजियम, जब सूटेबल कंडीशन होगी, यानी कि टेम्परेचर 10 डिग्री के पास में और ह्यूमिडिटी पर्याप्त मात्रा में हो। अब ये जो स्पोरेंजियम बनी, इन स्पोरेंजियम के अंदर न्यूक्लियस है जो कई सारे समसूत्री विभाजन द्वारा कई सारे केंद्रकों में बट जाता है। अब प्रत्येक स्पोरेंजियम जो जैसे जैसे इसके ऊपर दबाव बढ़ेगा, एपिडर्मिस, जैसे ये प्लांट की अपर एपिडर्मिस इसके नीचे की तरफ क्या बन रही है, लगातार स्पोरेंजियम बनती जा रही है और धीरे धीरे क्या होगा, इसके ऊपर दबाव पड़ेगा। तो शुरुआती तौर पर तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी एक उभार के रूप में, लेकिन जब ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो एपिडर्मिस फट जाती है। और जैसे ही एपिडर्मिस फटती है प्लांट की, ये सारी स्पोरेंजियम जो है बाहर की तरफ एक सफ़ेद पाउडर के रूप में, क्योंकि वाइट कलर की होती है तो सफ़ेद पाउडर के रूप में बाहर से दिखाई देती है, जो कि अपन को ऊपर की तरफ ये जो वाइट पैचेज है, ये वाइट पैचेज कैसे दिखाई देते हैं, ये सारी क्या है, स्पोरेंजियम है। ठीक है। अब प्रत्येक स्पोरेंजियम जो है इसके केंद्रकों के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाता है। जो जीव द्रव्य है साइटोप्लाज्म है वो इकट्ठा हो जाता है। और अब अल्टीमेटली प्रत्येक जो खंड है जिसमें थोड़ा सा जीव द्रव्य और एक केंद्रक है, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक चल बीजाणु में या जू स्पोर के अंदर। इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, जू स्पोरेंजियम बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं जू स्पोरेंजियम, क्योंकि इसमें जू स्पोर्स बनेंगे, चल बीजाणु बनेंगे। और चल बीजाणु कैसा होगा, छोटा सा एक किडनी शेप चल बीजाणु होता है जिसके पार्श्व के अंदर क्या होती है, ये कशाभिकाएं या फ्लैजिला लगी हुई होती है। ये कुछ समय तक तो पत्ती की सतह पर मौजूद जो पानी की परत है उस परत के अंदर तैरता रहेगा और उसके बाद में क्या करेगा, अपने फ्लैजिला को गिरा देगा और अब ये कैसा बन जाएगा, एक गोलाकार स्पोर के अंदर बदल जाएगा। फिर ये जो प्लांट के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र जो होते हैं, उन रंध्रों से अंदर की तरफ एक जर्म ट्यूब बनाएगा, जनन नलिका बनाएगा। और यहाँ पर अभी ये क्या कहलाएगा, सिस्ट कहलाएगा, अभी कहलाता है ये सिस्ट। और फिर ये क्या बनाएगा, एक जर्म ट्यूब बनाएगा जो स्टोमेटा, मान लो यहाँ पर ये आया और यहाँ पर क्या था, स्टोमेटा है। प्लांट नई पत्ती के ऊपर गया, तैरता हुआ और स्टोमेटा के ऊपर आकर क्या बनाएगा, वापस क्या बनाएगा, एक ट्यूब का निर्माण करेगा। और ये ट्यूब फिर इंटरसेल्युलर माइसीलियम का निर्माण करेगी। तो ये कहलाएगा, इसका चक्र क्या कहलाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चक्र कहलाएगा। चूंकि इसके अंदर क्या बन रही है, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हो रहा है,
यानी पहले स्पोरेंजियम अलग हुई और स्पोरेंजियम से फिर जू स्पोर बने और ये जू स्पोर जर्मिनेट होकर वापस माइसिलियम बनाते हैं। तो इस प्रकार के जर्मिनेशन को क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट जर्मिनेशन बोलेंगे, इनडायरेक्ट, ठीक है ना। देन दूसरा कौन सा होगा? डायरेक्ट जर्मिनेशन। डायरेक्ट जर्मिनेशन कब होगा? जब कभी फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी, अनफेवरेबल कंडीशन होगी, यानी टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर है और ह्यूमिडिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल बाकी चीज़ें सेम होगी, जू स्पोरेंजियम की तरह ही वही माइसिलियम ऊपर आकर पहले एक मैट जैसी स्ट्रक्चर बनेगा, फिर उसके ऊपर कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको अपन क्या बोलेंगे? अब चूंकि इसके ऊपर कोनिडियम बनेगी इसलिए अब इसको बोलेंगे कोनिडियोफोर। पहले बोल रहे थे इसको क्या? स्पोरेंजियोफोर, लेकिन अब क्या बोलेंगे इसको? कोनिडियोफोर। उसमें भी गोलाकार संरचनाएं बनेंगी। अंतर केवल कितना है, जहां ये गोलाकार संरचनाएं पहले जू स्पोरेंजियम कहलाती थी और इससे कई सारे जू स्पोर बन रहे थे, वहीं अब ये गोलाकार संरचनाएं सीधे ही अंकुरित होकर, डायरेक्ट अंकुरित होकर क्या करेगी? माइसिलियम का निर्माण करेगी। यानी इसमें जू स्पोर नहीं बनेंगे, डायरेक्ट जो है वो ये जो गोलाकार संरचना है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? कोनिडिया। अब इसको जो क्योंकि डायरेक्ट क्या करेगी? ये जर्मिनेशन करेगी, सीधे ही जर्मिनेशन करेगी, इसको अपन क्या बोलेंगे? कोनिडिया बोलेंगे। इसी कारण इनको अपन क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर बोलते हैं। और यही है कि इसी कारण इसको ये भी क्या बोलेंगे? डायरेक्ट जर्मिनेशन, सीधा अंकुरण। पहले वाले को तो अपन क्या बोल रहे थे? इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, और इसको क्या बोल रहे हैं अपन? डायरेक्ट जर्मिनेशन। उसको इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उससे पहले क्या बनेगी? जू स्पोरेंजियम बनेगी, जू स्पोरेंजियम से जू स्पोर बनेंगे, जू स्पोर बाद में अंकुरित होकर माइसिलियम का निर्माण करेंगे पौधे के अंदर। जबकि यहाँ क्या होगा? बनेगी वैसे क्लब शेप स्ट्रक्चर, लेकिन इसके ऊपर अब जू स्पोरेंजियम नहीं बनकर क्या बनेगी? कोनिडिया बनेगी। और ये कोनिडिया भी नीचे की तरफ दबाव डालेगी तो एपिडर्मिस फटेगी और कोनिडिया बाहर की तरफ निकल जाएंगे पाउडर के रूप में। और चूंकि बाहर नमी कम है तो ये हवा के द्वारा उड़कर इधर उधर दूसरे पौधों को क्या करेंगे? उनकी पत्तियों पर जाएंगे और फिर सीधे अंकुरित होकर क्या बनाएंगे? जर्म ट्यूब बनाएंगे और फिर माइसिलियम का निर्माण करेंगे, इंटरसेल्युलर माइसिलियम का निर्माण करेंगे। इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? डायरेक्ट जर्मिनेशन बोलेंगे। तो इन दोनों मेथड के द्वारा, चाहे तो जू स्पोरेंजियम के द्वारा चाहे कोनिडियम के द्वारा, इसमें क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये तो हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें कि इसमें लैंगिक जनन कैसे होगा। अभी अपन ने जब इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन बताई थी तब अपन ने बताया था कि ये ओमाइसेटिस वर्ग का कवक है। कौन सा? इसकी क्लास कौन सी है? ओमाइसेटिस। इसका मतलब इसके अंदर किस प्रकार का रिप्रोडक्शन मिलेगा? oogamous प्रकार का। और oogamous प्रकार का रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें एक बड़ी यूगोनियम होती है और साथ में एक सिलेंडर आकार की एंथ्रीडियम होती है। यहाँ अपन देखते हैं अब क्या होगा इसके अंदर। ये जो लैंगिक संरचनाएं बनती है, यानी कि कुछ समय तक तो इसमें क्या चलेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा। जब अनफेवरेबल कंडीशन आने लगती है, तब जब प्लांट मरने वाला होता है, तब उसमें क्या होता है? प्लांट के अंदर की तरफ, काफ़ी अंदर की तरफ, जो डीप होता है, काफ़ी अंदर की तरफ, इसके अंदर लैंगिक संरचनाएं बनने लगती है। और लैंगिक संरचनाएं जो है वो अलग अलग तंतुओं पर, कवक तंतुओं पर बनती है। पास पास में तो बनती है लेकिन अलग अलग कवक तंतुओं पर बनती है, जो इनिशियली एक छोटे से उभार के रूप में बनेंगी। जैसे अगर अपन देख रहे हैं कि इस कवक तंतु के ऊपर क्या बन रहा है? यहाँ पर एक सिलेंडर शेप स्ट्रक्चर बन रही है। और इसी तरह से अपन देखते हैं कि जो ऊगोनियम है वो भी अलग कवक तंतु, इसके थोड़ी सी नज़दीक ही एक गोलाकार उभार के रूप में बनती है। और इस समय इनसे सिक्रेट होने वाले टॉक्सिक पदार्थों की वजह से जो प्लांट होता है, उसके जो ऑर्गन है, प्लांट के ऑर्गन, वो डिस्टॉर्सेड हो जाते हैं, विरूपित हो जाते हैं। इस कारण से या हाइपरट्रॉफी हो जाती है उनके अंदर, इसी कारण से वो विरूपित दिखाई देते हैं। यहाँ अपने डायग्राम बना रखा है, देखो, पत्तियाँ, तने जैसे होते हैं, कई जगह जगह से फूल जाते हैं, मुड़ तुड़ जाते हैं, विरूपित हो जाता है प्लांट, नॉर्मल प्लांट जैसा दिखाई नहीं देगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी, ठीक है ना। ये कब होता है? जब इसमें लैंगिक संरचनाएं बनाने लगता है एल्ब्यूगो, होस्ट के अंदर जब एल्ब्यूगो लैंगिक संरचनाएं बनाने लगता है। नाउ क्या होगा? उत्तरोत्तर या सक्सेसिवली इसका विकास होगा और
फीमेल जो है वो oogoनियम के अंदर डेवलप होगी। अब oogoनियम कैसी होगी? oogoनियम का जो ऊ प्लाज्म है वो ऊ प्लाज्म दो सुस्पष्ट भागों में बटा हुआ अपन को दिखाई देता है। एक कौन सा? परिधि की तरफ पेरिफेरल टाइप का, जो परिधि की तरफ होता है, पेरीफेरी जो रीजन होता है वो, जिसको अपन पेरीप्लाज्म बोलते हैं, और एक सेंटर की तरफ गाढ़ा द्रव्य होता है, गाढ़ा या कंडेंस द्रव्य होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? ऊ प्लाज्म बोलेंगे। तो एक तो है पेरीप्लाज्म और दूसरा कौन सा है? ऊ प्लाज्म। ठीक है, दोनों में ही कई सारे केंद्रक होते हैं, पेरीप्लाज्म में भी और ऊ प्लाज्मा के अंदर भी कई सारे केंद्रक होते हैं। इसी तरह से अपन देखते हैं कि साथ साथ में दूसरा कोई एक कवक तंतु है इसके नज़दीकी, उसका भी उबार होता है, लेकिन ये उबार कैसा बनेगा? सिलेंडर शेप का, बेलनाकार आकार का, और इसके नज़दीक ही बनेगी स्ट्रक्चर, और ये क्या कहलाएगी? एंथ्रीडियम कहलाएगी। इसमें भी अपन देखते हैं कि कई सारे न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। अब लैंगिक जनन को समझने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि इसकी मेन थैलस कैसा है। मेन थैलस डिप्लॉइड है या मेन थैलस हैप्लॉइड है, क्योंकि उसी से इसकी लाइफ साइकिल होगी कि ये किस प्रकार की लाइफ साइकिल है। तो यहाँ अगर अपन एल्बुगो की बात करें तो एल्बुगो का जो मेन थैलस है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड प्रकार का, अगुणित प्रकार का। इसलिए इसके जो oogoनियम के अंदर सारे केंद्रक बनेंगे, न्यूक्लियस बनेंगे, वो भी कैसे होंगे? माइटोसिस के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। इसी तरह से एंथ्रीडियम के अंदर भी जितने भी केंद्रक बनेंगे वो भी किसके द्वारा बनेंगे? माइटोसिस के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। अब दोनों का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। धीरे धीरे क्या होगा? अल्टीमेटली ये जो बन जाएगी पूरी की पूरी oogoनियम बनेगी, और इस oogoनियम में सुस्पष्ट रूप से दो क्षेत्र होंगे, दो रीजन होंगे। आउटर क्षेत्र जिसको अपन पेरीप्लाज्म बोल रहे हैं, जिसके अंदर वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं होती है, और अंदर की तरफ का जो एक कंडेंस या सघन जीव द्रव्य होता है जिसको अपन क्या बोलेंगे? ऊ प्लाज्म। तो एक तो पेरीप्लाज्म और एक ऊ प्लाज्म होता है। इसी तरह से ये जो एंथ्रीडियम है उसके अंदर भी अपन देखते हैं फुल्ली डेवलप होकर इसके चारों तरफ क्या बनाती है? एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाती है। अब जब दोनों मैच्योर हो जाती है तो अपन देखते हैं कि जो एंथ्रीडियम है, पूंदानी है, उसके सारे केंद्रक एक को छोड़कर बाकी सारे केंद्रक नष्ट हो जाते हैं, केवल एक केंद्रक बचता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? गैमीट बोलते हैं, मेल गैमीट बोलते हैं। इसी तरह से अपन देखते हैं कि जो ऊ प्लाज्म है उसके भी सारे केंद्रक होंगे, वो या तो नष्ट हो जाते हैं या फिर किस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? पेरीप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और वहाँ पर भी कुछ समय बाद में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और केवल एक केंद्रक, एक न्यूक्लियस रहता है जिसको अपन क्या बोलेंगे? फीमेल गैमीट बोलेंगे, जो कहलाएगा क्या? फीमेल गैमीट कहलाएगा। ठीक है ना। और अब इस स्थिति में जब इसमें केवल एक केंद्रक बच जाता है, इस ऊ प्लाज्म को अपन क्या बोलेंगे? अपन सीनोसेंट्रोसोम बोलेंगे, सीनोसेंट्रम, यानी कि केवल एक केंद्रक इसके अंदर बचा हुआ रहता है, सीनोसेंट्रम कंडीशन बोलेंगे इसको। अब जब ये दोनों पूर्ण रूप से मैच्योर हो गए और फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है, उस समय क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है? सबसे पहले oogoनियम जो है उसकी जिस तरफ एंथ्रीडियम है उसकी तरफ एक छोटा सा आउटग्रोथ बनता है, उद्वर्त बनता है, और ये जो आउटग्रोथ होती है ये क्या करता है? इंडक्शन का काम करता है। किसके लिए? एंथ्रीडियम के लिए। जैसे ही ये इसको टच करता है एंथ्रीडियम को, एंथ्रीडियम सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाता है, और अब ये एंथ्रीडियम क्या बनाएगा? एक ट्यूब का निर्माण करेगा, जो इस आउटग्रोथ से होता हुआ कहाँ तक पहुँचेगा? सेंट्रोसोम तक पहुँचेगा। जो इसका सीनोसेंट्रोम है उस सीनोसेंट्रोम तक पहुँचेगा एक ट्यूब के द्वारा, और जैसे ही ये सीनोसेंट्रोम के पास में पहुंचता है, ये ट्यूब क्या हो जाती है? फट जाती है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो फीमेल न्यूक्लियस के साथ में आ जाता है, दोनों न्यूक्लियस, और कुछ समय बाद में इन दोनों न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। एक बार फर्टिलाइजेशन होते ही अब इसमें फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं, किसमें? oogoनियम के अंदर, जिसकी वजह से एंथ्रीडियम जो है वो धीरे धीरे सूख कर नष्ट हो जाती है, और अब केवल क्या बचेगा? oogoनियम बचेगी। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, अब ये oogoनियम जो है इसके अंदर ये जो दोनों केंद्रक संयुग्मित हुए, ये बनकर क्या बनाएंगे? जाइगोट का निर्माण करेंगे, और इस जाइगोट के चारों तरफ
स्कल्पचर, अलंकरण जिसको बोलते हैं, कई सारी परतों का अलंकरण बन जाता है, स्कल्पचर बन जाता है। ये कांटेदार हो सकती है, स्मूथ हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, अलग अलग तरह का स्कल्पचर इसके अंदर बनता है। और ये किस में बना रहता है? ऊगोनियम के अंदर बना हुआ रहता है। इस समय इसको अपन क्या बोलेंगे? ऊ स्पोर बोलेंगे या निषिक्तांड बोलेंगे, निषेचित हुआ हुआ अंड या ऊ स्पोर इसको बोलते हैं। और इस ऊ स्पोर के ऊपर दो तरह की परत होती है, एक आउटर परत, आउटर लेयर जो कि ऑर्नामेंटल होती है, और एक इनर लेयर जो कि नॉन ऑर्नामेंटल, अलंकृत होती है, ठीक है, जो कि स्मूथ होती है। तो आउटर लेयर को तो क्या बोलेंगे अपन? बाह्य चोल, और अंतर परत को क्या बोलेंगे? आंतरिक चोल। इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या? एक्साइन और इंटाइन। बाहर की तरफ की परत को क्या बोलेंगे? जो कि ऑर्नामेंटल है उसको बोलेंगे एक्साइन, और अंदर की परत को इंटाइन, ठीक है। अब ये इस समय पर, चूंकि प्लांट मरने वाला होता है, इस समय पर ये जब प्लांट मर जाता है, परपोसी मर जाता है सूख कर, तो ये भूमि में गिर जाता है और वहाँ पर लंबे समय तक डोरमेंट बना रहता है, सुप्तावस्था में बना रहता है। जैसे ही नई फसल आएगी या नया होश इसको मिलेगा, सूटेबल कंडीशन होगी, ये फिर से अंकुरित होगा। कैसे अंकुरित होगा? ये वापस पानी का एब्जॉर्प्शन करेगा, इसकी एक्साइन फटेगी और इंटाइन जो है पानी का एब्जॉर्प्शन करेगी, और इसके जितने भी न्यूक्लियस हैं, जो इसका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कैसा होगा? पहला इसके अंदर एक डिवीजन कैसा होगा? रिडक्टिव डिवीजन है, यानी कि मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन। क्योंकि अपन ने क्या बोला, इसका मेन पादप कैसा है? अगुणित है, हैप्लॉइड है, और जाइगोट कैसा हो गया था? दोनों न्यूक्लियस के मिलने की वजह से डिप्लॉइड हो गया। तो अंकुरण के समय क्या करेगा? वापस पहले एक अर्धसूत्री विभाजन होगा और फिर कई सारे समसूत्री यानी कई सारे माइटोसिस होंगे। तो पहला मियोसिस और बाकी सारे कैसे होंगे? माइटोसिस होंगे, जिससे करीब इसमें 32 न्यूक्लियस बन जाते हैं। और फिर प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा, और अल्टीमेटली ये किसका निर्माण करेंगे? फिर से जूस्पोर का निर्माण करेंगे। लेकिन ये जूस्पोर पहले वाले जूस्पोर से, जो अपन ने यहाँ पर पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उससे अलग होंगे। चूंकि ये मियोसिस के बाद बने, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? मियोजूस्पोर कहलाएंगे, मियोजूस्पोर कहलाएंगे। ये जूस्पोर भी कुछ समय तक पानी की परत जो पत्तियों के ऊपर है उसके ऊपर तैरते रहेंगे, अल्टीमेटली अपनी फ्लैजिला गिराएंगे, और फिर क्या करेंगे? कहीं से भी जहाँ पर भी रंध्र होगा या स्टोमेटा होगा, वहाँ से ये जर्म ट्यूब के द्वारा वापस क्या करेंगे? नए माइसीलियम का होस्ट के अंदर निर्माण करेंगे। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि इसकी ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। और ये जो लाइफ साइकिल है, इस टाइप का जो लैंगिक जनन है इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कौन सा कहलाता है? हैप्लॉन्टिक प्रकार का। अपन ने जनरल कैरेक्टर जब पढ़े थे उसमें बताए थे, सब तरह की लाइफ साइकिल बताई थी फंजाई में मिलने वाली। तो ये कौन सी लाइफ साइकिल कहलाएगी? हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल है, जिसमें सारी स्टेज कैसी होती है? हैप्लॉइड प्रकार की होती है, एक्सेप्ट केवल एक कौन सी स्टेज होती है? जो जाइगोट होता है, वो जाइगोट कैसा होता है? द्विगुणित या डिप्लॉइड होता है। तो इस प्रकार की लाइफ साइकिल क्या कहलाएगी? हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल कहलाएगी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीनस है आर्थिक रूप से, क्योंकि इससे कई बार अपनी जो फसल है, जैसे सरसों की फसल है, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल, कंप्लीट लाइफ साइकिल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी डिटेल में लाइफ साइकिल समझाई इसकी, और इजीली समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। और साथ में कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको टॉपिक कैसा लगा।